हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम। ये आज की क्लास जो है न्यूट्रिशन साइंस वन लाइनर की क्लास है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि वन लाइनर और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बीच बीच में चलेंगे। तो आज की जो क्लास है मेनली यकृत से संबंधित कुछ प्रश्न है इसमें, जो कि यकृत क्या है, ज़्यादातर न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों को अपने अंदर संग्रहित करके रखता है। ये जो मैं प्रश्न बना रही थी तो ये मैं तो यकृत की बीमारियों से प्रश्न लेकर आने वाली थी, लेकिन यकृत की बीमारियों के ही स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें दी हुई हैं कि हम बीमारियों तक पहुंच ही नहीं पाए और 25 प्रश्न हमारे यहाँ पे पूरे हो गए और ज़्यादा समय मुझे मिल नहीं पाया कि मैं 50 प्रश्न आपको बना सकती। तो जितना हो गया उतना करते हैं, आगे हम यकृत की बीमारियाँ, या फिर कमेंट करिएगा। कल होम मैनेजमेंट में वन लाइनर की सोच रहे हैं, 2 टॉपिक, या तो कलर से आप लोग कमेंट करिए कि रंग से लाऊं प्रश्न वन लाइनर, या फिर जो कला के सिद्धांत वगैरह हैं उससे लाऊं। तो सिद्धांत में से, ठीक है, कला के तत्व या सिद्धांत जो है उससे लेके आऊँ प्रश्न, या फिर आपके रंग से प्रश्न बनाऊँ, किससे बनाऊँ, आपकी जिस पर तैयारी ना हो बता दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आपको प्रश्न एक दिख रहा है, जो यकृत है, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में 2 तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। 3 तरीके की होती है और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी का भी काम करती है और बहिःस्रावी का भी काम करती हैं। तो जो हमारी ये यकृत ग्रंथि है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहिःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। बहिःस्रावी मतलब जो बाहर की ओर रिलीज़ करती है, ठीक है। जो अंतःस्रावी होती है वो हार्मोन का रिलीज़ करती हैं, और ये जो होती है एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जो अंतःस्रावी होती हैं, सॉरी जो बहिःस्रावी होती है वो। तो ये यकृत कैसी, बहिःस्रावी बाहर को रिलीज़ करती है चीज़ों को, जैसे पित्त रस को ये क्या करती है, पित्त नलियों के माध्यम से बाहर को रिलीज़ करती हैं और आंतों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कम से कम वजन इसका पूछा जाए तो 1.5 kg के अराउंड होता है, ठीक है। यकृत का रंग कैसा होता है, तो भूरा, लाल या चॉकलेटी होता है, ठीक है। यकृत कुछ पिंडकों का बना हुआ होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यकृत जिन पिंडक कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या कहा जाता है। जो पिंडक होते हैं ये लेव्यूल्स कहलाते हैं, और इन्हीं लेव्यूल्स जो होता है हमारे शरीर में जो यकृत है वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये ग्लीसन्स कैप्सूल कहलाते हैं, और ये ग्लीसन्स वाला आपका प्रश्न जो है टीजीटी या पीजीटी में बना हुआ है, ठीक है। तो और यकृत हमारे शरीर की बड़ी ग्रंथि है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आई थिंक रंग से नहीं पूछा गया अभी तक प्रश्न, तो इसलिए भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी आगे सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग सब लोग ये जानते हो कि जो अवशोषण होता है, सॉरी संग्रहण होता है, मतलब भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित होता है। बस हमने एक प्रश्न को रट लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यकृत जो है विटामिन ए का संग्रह कक्ष कहलाता है। मतलब क्यों, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन जो है वो यकृत में ही संग्रहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यकृत में सिर्फ ग्लाइकोजन ही के रूप में ग्लूकोज ही नहीं स्टोर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जिनका संग्रह स्थान अगर पूछा जाए तो वो यकृत ही है। ज़्यादातर का संग्रहण जो होता है, संग्रहित होता है, वो यकृत में ही होता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यकृत में किसका संग्रह नहीं होता, तो वसा का संग्रह यकृत में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वसा कभी भी संग्रहित यकृत में नहीं होती, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे को, यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। पित्त रस का रंग होता है, तो पित्त रस, क्योंकि यकृत में बाइल जूस बनता है, आप सभी जानते हो, तो यकृत में जो बाइल जूस बनता है वो कैसा, गाढ़े रंग का हरा पीला तरल पदार्थ होता है। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये इसे छोड़कर नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, कि वन लाइनर है या खाली यकृत के विषय में पढ़ाया है, ऐसा नहीं। इसका एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 5 है, लाइपेज एंजाइम की क्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। जो लाइपेज एंजाइम, भाई जो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, वसा को तोड़ता है। ये लाइपेज एंजाइम कोई पाचन नहीं करता, पर ये क्या करता है, वसा को के टुकड़े इतने छोटे छोटे कर देता है जो पचने में वो थोड़ा इजी हो जाए।
तो ये क्रिया जो है उत्प्रेरित कौन कर रहा है, तो वो यकृत से निकलने वाला पित्तरस, ठीक है, यकृत से जो पित्तरस निकलता है यही क्या करता है, ये लाइपेज एंजाइम की क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है, ठीक है ना। इस जो आपका बाइल जूस होता है इसमें पूछा जाता है क्या क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक तो इसमें पानी ही होता है 99% के करीब, ठीक है, कभी कभी 97 भी मिल जाता है, कभी कभी 99 ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। तो ये पानी होता है सबसे ज़्यादा इसमें, पानी के अलावा इसमें कुछ श्लेष्मा पाया जाता है, ठीक है, श्लेष्मा पाया जाता है, और क्या होता है पित्त लवण, जो पिगमेंट्स होते हैं पित्त लवण और जो पित्त वर्णक होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब जो वाइल पित्त लवण की अगर बात करें तो बाइल सॉल्ट आप जानते हो, बाइल सॉल्ट कहते हैं इनको, ठीक है, बाइल सॉल्ट। और अगर पित्त मतलब पित्त रस की बात करें तो वो क्या होता है आपका बाइल पिगमेंट होता है, मतलब पित्त वर्णक क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है। ये करता क्या है, ये वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया। लाइपेज एंजाइम की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। साथ ही साथ ये यहीं पर सीमित नहीं होता, हमारे शरीर में लौह लवण हो गया, फॉस्फोरस हो गया, विटामिन ए डी हो गया, ई और के हो गया, इन सब के अवशोषण में भी ये मदद करता है। कौन, पित्तरस, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो खाली वसा का ही अवशोषण करवाता है या तोड़ता है उसको, नहीं, ये जो और चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि भारी जो धातुएं हम लोग खा लेते हैं किसी वजह से, या हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो उसका भी क्या करता है, ये उत्सर्जन करने का काम करता है। तो पित्तरस के बहुत सारे काम होते हैं, ध्यान रखिएगा। शरीर का कौन सा अंग अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है, तो यूरिया को भी एमिनो अम्ल में जो यूरिया यूरिया क्या होता है, प्रोटीन का वेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये काम भी यकृत कर रहा है, किसके माध्यम से, वृक्क के माध्यम से, ठीक है ना, वृक्क के माध्यम से यकृत क्या करता है, जो एमिनो अम्ल है उसको यूरिया में बदल देता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, यकृत मोनोसेकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान किस में बदलता है, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस, ये इन टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजियोनाइलेसिस है जो, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये सारे शब्द पूछे गए हैं आपसे विभिन्न एग्जाम में, कहीं नेट में भी पूछे गए हैं आपसे, टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए हैं। इसमें इन जो 4 टर्म मैंने बोले आपको, अभी 4 टर्म का नाम लिया, मतलब 4 टर्म मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, एक तो ग्लूकोजेनेसिस बताया, दूसरा हमने ग्लाइकोजियोनाइलेसिस बताया, तीसरा ग्लाइकोनियोजेनेसिस बताया, और चौथा हमने क्या बताया, ग्लाइकोलाइसिस बताया। तो ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बीच बीच में, जिससे क्या होता है हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पता होते भी ये गड़बड़ हो जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो ग्लूकोजेनेसिस होता है, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ओके, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, फ्रक्टोज हो गया, एक और रह गया गैलेक्टेज हो गया, ये क्या है, ये मोनो है आपके, ठीक है, मोनोसेकेराइड के रूप है, मतलब सबसे सरल शर्करा है कार्बोहाइड्रेट की, है ना, सबसे सरल शर्करा है ये ना। तो ये जब बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में तीनों ही चीज़ें, चाहे गैलेक्टोज है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, तो ये कहाँ जाकर, हमारे यकृत में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 8, यकृत लैक्टिक अम्ल को किस में बदल देता है, जो यकृत है ये लैक्टिक अम्ल को किस में बदलता है, तो ये यकृत लैक्टिक अम्ल को बदल देता है पायरोबिक अम्ल में, ठीक है, पायरोबिक अम्ल में बदल देता है जो यकृत होता है, किसको, लैक्टिक अम्ल को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, जो हमारे शरीर में क्या होती है, थकान होती है, तो आप जानते हो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है शरीर में। अब हम जाते हैं उस विश्राम करने के दौरान क्या होता है, जो शरीर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई होती है वो बाहर निकल जाती है, और उसकी जगह नई ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाती है, क्योंकि हमने आराम कर लिया, नई ऑक्सीजन आके उनकी जगह ले लेती है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल क्या हुआ, CO2 के माध्यम से बाहर निकल गया, और पायरोबिक अम्ल हमारे शरीर में स्टोर हो गया। तो ये क्या है, लैक्टिक अम्ल को बदलने का काम भी करता है पायरोबिक अम्ल में, कौन, यकृत करता है ये काम। आगे बात करते हैं, यकृत ग्लिसरॉल को चयापचय के बाद बदल देता है किसमें, तो ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन में, ठीक है। यकृत जब ग्लिसरॉल का चयापचय करता है तो उसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन में। ध्यान रखिएगा, बात हो रही है ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल का 1 kg, ठीक है, 1 ग्राम कितनी कैलोरी देता है आपसे पूछा जाता है, तो
जो ग्लिसरॉल होता है इसका भी शायद 7 देता है, ठीक है, 7 देता है। और आपसे अल्कोहल का पूछा जाए तो वो भी 7 कैलोरी देता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है 10, हमारे शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा का नियंत्रण है ये भी यकृत के द्वारा, रक्त शर्करा का नियंत्रण यकृत द्वारा कैसे किया जाता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा प्रोसेस ना हो तो हमारे शरीर में जो भी बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो रक्त में घूमता रहेगा। रक्त में जब ये घूमता रहेगा शरीर में उपयोग हो नहीं पाएगा तो वो यूरिन से निकलने लगेगा। यूरिन से निकलने लगेगा तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के लक्षण हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसुलिन हमारा शरीर में नहीं बन पाएगा कि जो ज़्यादा शर्करा इकट्ठी है किसमें, रक्त में, उसका मतलब अवशोषण कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए रक्त शर्करा का नियंत्रण भी करता है यकृत। क्यों? ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है रक्त, जो भी एक्स्ट्रा रक्त में ग्लूकोज होता है वो जाता है ग्लाइकोजन में बन जाता है यकृत में, और हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाती है एक्स्ट्रा शुगर से, ठीक है। क्वेश्चन है 11, यकृत प्रोटीन पर चयापचय की क्रिया कर पायरुविक अम्ल को अमोनिया में किस प्रक्रिया द्वारा विघटित करता है? यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने आपको एक चीज़ अभी समझाई थी, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो बदल जाता है किसमें? पायरुविक अम्ल में, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कि लैक्टिक अम्ल तो पायरुविक में बदल गया, लेकिन यकृत प्रोटीन पर जब चयापचय की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करेगा तो जो पायरुविक अम्ल है वो किस में बदलेगा? तो जब एक समय ऐसा भी आएगा भाई पायरुविक अम्ल भी अपने चरम पर होगा, अब इसका भी विघटन आवश्यक है, ठीक है ना। तो अब जब इसका विघटन होगा ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल से निकल के आया होता है, फिर मतलब इसका भी मतलब एक समय होता है, उसके बाद ये जब अमोनिया में बदल जाता है तो अमोनिया क्या हो जाती है? एक जहरीली गैस हो जाती है, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि यकृत प्रोटीन पर चयापचय की क्रिया कर पायरुविक अम्ल को अमोनिया में किस प्रक्रिया द्वारा विघटित करता है? तो जब लैक्टिक अम्ल पायरुविक में बदलता है, ठीक है ना, और लैक्टिक अम्ल भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से निकल के आता है, तो ये जो पायरुविक अम्ल को अमोनिया में जो विघटन होता है उसको हम डीएमिनेशन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। पायरुविक अम्ल का किसमें? अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है? डीएमिनेशन प्रोसेस कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे प्रोटीन द्वारा प्राप्त गैस जो कि अत्यधिक विषैली मानी जाती है, कौन सी है? तो वो क्या है? अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया है जो गैस जहरीली मानी जाती है हमारे शरीर में बनती, वो क्या है? अमोनिया है। अब प्रश्न आगे देखिए, यकृत कोशिकाएं अमोनिया गैस को यूरिया में बदल देती हैं, बदलने के लिए किसकी सहायता लेती है? CO2 की। अब ये चीज़ थोड़ा इस टर्म को याद रखिएगा। जब क्या होता है प्रोटीन पर चयापचय की प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रोटीन है, मान लो समझने के लिए प्रोटीन है आपके शरीर में, ओके, प्रोटीन है। अब इसमें क्या होगा? चयापचय मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, ठीक है, चयापचय का प्रोसेस होगा। जो चयापचय पर प्रोसेस हो रहा है इसको हम कौन से प्रोसेस के माध्यम से कर रहे हैं? डीएमिनेशन के माध्यम से कर रहे हैं, जो अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया, ठीक है। ये कौन सा माध्यम हो गया? प्रोसेस क्या होगा? डीएमिनेशन के माध्यम से प्रोटीन पर चयापचय होगा और वो किस में बदल जाएगा? पायरुविक अम्ल में। किस में बदल जाएगा? पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा। अब पायरुविक अम्ल क्या बदला? किसमें? जहरीली गैस में। किसमें? अमोनिया गैस में बदल गया, अमोनिया गैस में बदल गया। अब जो अमोनिया है, क्योंकि ये क्या है? एक विषैला पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो अब इसमें क्या होगा? हमारे शरीर में जब CO2 आएगी, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, प्लस हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो CO2 से टकराता है जब अमोनिया, ऐसे समझ सकते हो, जब CO2 से अमोनिया टकराता है तो ये क्या होता है? इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और ठीक है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, और ये वृक्क के माध्यम से क्या होता है? यूरिन के थ्रू अमोनिया बाहर निकल जाता है, ठीक है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया के लिए जो यूरिया बदलता है किसमें? अमोनिया में बदलता है, ठीक है, सॉरी, अमोनिया यूरिया में बदलता है, ठीक है। अमोनिया किसमें? CO2 से टकराया, यूरिया में बदल गया, और यूरिया क्या हुआ? यूरिया आप जानते हो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर CO2 काम करता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब
अमोनिया गैस यूरिया में बदलती है, तो उस समय अगर पूछा जाए कौन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो उस समय CO2 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही अमोनिया गैस यूरिया में बदलता है। ठीक है, और कहाँ से फिल्टर होता है यूरिया का, वृक्क से फिल्ट्रेशन होता है और मूत्र के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा शरीर दूषित नहीं रहता। बात करते हैं आगे 14 की। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किस पोषक तत्व में परिवर्तित कर देता है? तो यकृत आवश्यकता से अधिक, वैसे तो ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? ग्लाइकोजन में, आप सभी जानते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ग्लूकोज की इतनी मात्रा होती है कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बावजूद भी ग्लूकोज हमारे शरीर में बच जाता है। ठीक है, तो उसको ये वसा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यकृत वसा का कभी भी संग्रहण नहीं करता है। वसा को यकृत कभी भी अपने अंदर संग्रहित करके नहीं रखता। ठीक है, संग्रहित करके ये नहीं रखता, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो बात आती है कि जो वसा है कहाँ संग्रहित होता है जब इसमें नहीं होता है? तो वसा जो होता है ये वशीय कुछ ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, फैटी टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जाके स्टोर होता है। ठीक है, जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं आपने पढ़ा होगा, वशीय ऊतक होते हैं, वसा उसमें जाकर स्टोर होती है। ओके, ना कि यकृत में। लेकिन ज़्यादातर जो भोज्य पदार्थ है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछा गया और नहीं समझ में आए तो आप यकृत आंसर करना। ज़्यादातर भोज्य पदार्थों का संग्रहण या संग्रहित होना यकृत में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन 15, यकृत द्वारा कौन से संयुक्त वशीय अम्ल का संश्लेषण किया जाता है? तो लाइपोप्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड का। ठीक है ना, अगर संश्लेषण मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जो तोड़ा गया उनको जोड़ना। ठीक है, विश्लेषण में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं किसी चीज़ का को, और संश्लेषण में क्या करते हैं, उन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ के समझाने का प्रयास करते हैं। तो लाइपोप्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, संश्लेषण पूछा जाए कहाँ होता है, मतलब इनको जोड़ने का काम कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है यकृत में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। मेथियोनिन एमिनो अम्ल विटामिन बी समूह के किस विटामिन का निर्माण करता है? आपको पता है विटामिन बी समूह में एक कोलिन भी विटामिन होता है। ठीक है, कोलिन विटामिन होता है, मतलब हाँ, एक कोलिन प्रकार का भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, इसका निर्माण जो होता है मेथियोनिन के माध्यम से होता है, और ये कोलिन ही होता है जो वसा को क्या होता है, संग्रहित नहीं होने देता। कहाँ? यकृत में। ये कोलिन ही है जो वसा का संग्रहण नहीं होने देता, किसमें? यकृत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अगर वसा इकट्ठा होने लगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे यकृत के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसको संग्रहित नहीं होने देता, और संग्रहित नहीं होने देता मतलब वसा को पतला कर देता है। तो वसा जब पतली हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं हो पाता, और मोटापा भी हमारा कम बढ़ता है। तो इसमें इसीलिए जो मेथियोनिन है, आप जानते हो, एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटता है। 20 तरीके के एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 कैसे होते हैं, अनावश्यक होते हैं। तो जो मेथियोनिन है ये हमेशा ध्यान रखिएगा आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? अब ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना, ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ये तो हमने अभी आपको बता ही दिया था, बस यहाँ पर सिंपल तरीके से पूछा गया। अब बात आएगी जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना तो उसको तो हमने ग्लाइकोजेनेसिस कहा। लेकिन जब ग्लाइकोजन हमारे शरीर में क्या हुआ, एनर्जी की कमी हो गई, अब हमें ग्लूकोज चाहिए, अब बाहर से हमें मिल नहीं पा रहा, हम लोग न्यूट्रिशन अच्छा ले नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जब यकृत में जो हमने ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा हुआ है वो क्या है, वो टूटने लगेगा। वो जब ग्लूकोज जुड़ के ग्लाइकोजेनेसिस हुआ, मतलब ग्लाइकोजन बना है, तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में ही टूटेगा भाई, जिससे बना उसी में तो टूटेगा, तो ग्लूकोज में टूटेगा। तो वही बात यहाँ पर पूछी जा रही है, जब ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित किया गया तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होगा उसको हम ग्लूकोजिनोलाइसिस कहेंगे। इसमें जिनो है, ठीक है, बीच में जिनो है। जब ग्लाइकोजन की बात होगी तो जन से जिनो याद रखिएगा, ठीक है, जन से जिनो, हालांकि ग्लूकोज में भी जा आता है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर जन है, ठीक है। तो यहाँ पर जन को जिनो कर दीजिएगा बीच में, कहाँ पर? बीच में। तो इससे थोड़ा आपको कैटेगरी डिफाइन करने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके के कई प्रश्न हैं। अब यहाँ पर प्रश्न कौन सा आया? 19 नंबर का। यकृत जब आवश्यकता पड़ने पर कोशिकाओं द्वारा एमिनो अम्ल व वशीय अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कही जाती है? ठीक है, कितना सा अंतर है? बस जिनो का और नियो का अंतर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस याद रखिएगा। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये प्रश्न को समझिए,
प्रश्न का मतलब यहाँ पर यह है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कम, इतनी ज़्यादा कम ले लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और यकृत में जो स्टोर था वो भी खत्म हो गया, जो ग्लाइकोजन था वो भी क्या हुआ, खत्म हो गया यकृत में। अब क्या करे शरीर, भाई ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन है आपके शरीर में, ठीक है, प्रोटीन मतलब किस में होगा, एमिनो अम्ल में होगा। भाई प्रोटीन एमिनो अम्ल में ही शरीर में रहता है सिंपल फॉर्म में, और जो बसा होता है वो बसीय अम्ल में रहेगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये एमिनो अम्ल और बसीय अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण यकृत करने लगता है। क्यों करने लगता है, क्योंकि भाई शरीर को ऊर्जा चाहिए, कहीं से मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल होता है और बसा जो कि बसीय अम्ल होता है, उससे ग्लूकोज का निर्माण होने लगता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी हो जाती है, कहीं से कुछ मिलता नहीं है, तो फिर प्रोटीन और जो वसा शरीर में पहले से इकट्ठी है उसी से हम ऊर्जा लेने लगते हैं, और ये काम यकृत करवाता है, ठीक है, यकृत के माध्यम से ही होता है। लेकिन यही प्रोसेस अगर लंबे समय तक चलता रहे, आपको लंबे समय तक ऊर्जा नहीं मिल रही है, और आप जो शरीर में स्टोर प्रोटीन था, शरीर में स्टोर जो वसा थी, वो भी आपने धीरे धीरे प्रयोग कर ली, तो कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन अपना काम कर रही थी वृद्धि का, वो काम उसका रुक जाएगा, और जो वो भी एक समय बाद ऐसा आएगा जब आप न्यूट्रिशन अच्छा ले ही नहीं रहे हो, तो जो स्टोर आपका प्रोटीन और फैट है जो अभी तक ऊर्जा दे रहा था आपको, वो भी खत्म हो जाएगा, जिससे हम कुपोषण की कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक है, और विभिन्न कमजोरी, खून की कमी, ना जाने कौन कौन सी समस्याएं शरीर में इकट्ठी हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, जब अमीनो अम्ल व बसीय अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण होता है उसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन है 20, ग्लूकोज का पायरोबिक अम्ल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ग्लूकोज का पायरोबिक अम्ल में परिवर्तन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। जब ग्लूकोज पायरोबिक अम्ल में बदलता है तो हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल टूटा और किसमें, पायरोबिक अम्ल में बदल गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। 21 की बात करें, वसा के बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया शरीर के किस अंग में होती है। तो ये यकृत में होती है। बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है वो भी हमारे शरीर के यकृत में होता है, ठीक है। वसा का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, यकृत से होता है, क्योंकि वसा स्टोर नहीं होती है, लेकिन यकृत में इसका ऑक्सीडेशन होता है। कैरोटीन विटामिन को विटामिन ए में परिवर्तित करने वाला अंग भी यकृत ही है। यकृत एक काम नहीं करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया, हर न्यूट्रिशन का काम यकृत में है, ठीक है। तो ये विटामिन ए को, तो विटामिन ए का कक्ष, विटामिन ए का क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है, क्या, यकृत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही विटामिन ए सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी सर्वाधिक स्टोर होता है, ओके। तो कैरोटीन विटामिन को विटामिन ए में परिवर्तित करने वाला अंग भी, जब हम कभी भी वनस्पति जगत से, क्योंकि हम लोग क्या है, हर कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, और आप सभी जानते हो विटामिन ए कहाँ मिलता है, प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थों में, मीट है, मछली है, अंडे हैं, इनमें पाया जाता है। हर कोई तो खाता नहीं ये चीज़ें, ज़्यादातर हम लोग क्या है, कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जब हम वनस्पति भोज्य पदार्थ में जैसे कि गाजर खाते हैं, जैसे कि हम पपीता वगैरह खाते हैं, तो ये क्या मिलता है, हमें कैरोटीन के रूप में मिलता है। अब ये जाकर हमारे शरीर में इस पर कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, तब जाकर ये विटामिन ए में परिवर्तित होता है, तब हमें जाके विटामिन ए मिलता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, यकृत में होती है। अगर विटामिन ए हमें नहीं मिलेगा, कैरोटीन परिवर्तित नहीं होगा, मांस मछली हम खाते नहीं हैं, तो क्या होगा, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि हमें विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों पे ही सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। यकृत विटामिन B12, B6, विटामिन के, विटामिन डी एवं फोलिक अम्ल, ठीक है, लोहा, तांबा, जिंक एवं मैग्नीशियम, इन सभी का संग्रह करता है। एक जगह पर ही मैंने आपका ये प्रश्न क्लियर कर दिया कि यकृत किन किन पोषक तत्वों का संग्रहण अपने शरीर में अपने अंदर करता है। तो देखो, विटामिन B12 का कर रहा है, विटामिन B6 का कर रहा है। अभी हमने बताया विटामिन ए का तो कक्ष ही है, मतलब कक्ष मतलब कमरा है, ठीक है, मतलब कमरे में हर व्यक्ति अपने कमरे में रहता है, तो मतलब विटामिन ए का कमरा यकृत है, तो उसी में रहेगा, इसका मतलब उसका संग्रहण वहाँ पर ज़्यादा होता है। B6, विटामिन के, विटामिन डी, फोलिक अम्ल, ठीक है, जो ये विटामिन B9 है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी कहाँ संग्रह हो रहा है, यकृत में। तो मैंने क्या कहा, आप यही तो क्लास थी हमारी कि सभी न्यूट्रिशन कहाँ संग्रहित होते हैं, तो वसा को छोड़कर ज़्यादातर यकृत में ही संग्रहित होते हैं, ना कि खाली ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होता है यकृत में, ठीक है। तो आज ये डाउट क्लियर हो गया होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना क्या कहलाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है।
हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। 24 क्वेश्चन है, रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है। बात करेंगे 25, ट्रिप्टोफैन का निकोटेनिक एसिड में परिवर्तन कौन करता है, तो ये भी आपका यकृत में ही होता है, ठीक है। जो ट्रिप्टोफैन आप जानते हो क्या है, ये अनावश्यक एमिनो अम्ल है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन कैसा एमिनो अम्ल है बताइए जल्दी भाई। ये एक आवश्यक एमिनो अम्ल है, ध्यान रखिएगा, आवश्यक एमिनो अम्ल है, ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। और ये किसमें, निकोटेनिक एसिड में परिवर्तित होता है, कहाँ होता है, यकृत में, ठीक है। तो शेष जो यकृत की बीमारियों से संबंधित अच्छा ये नहीं, इसका नहीं है, ठीक है। यकृत की बीमारियों से संबंधित प्रश्न जो रह गए हैं वो हम जरूर जल्दी ही करेंगे, लेकिन कल हम सोच रहे हैं मैनेजमेंट की भी एक क्लास कर ली जाए, क्योंकि मैनेजमेंट भी जो है बहुत दिन से नहीं हुआ है। तो इसमें आपको हमने 2 टॉपिक बताए हैं, वो भी वन लाइनर में ही होगा, या तो कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ साथ जो आपके कला के तत्व सिद्धांत है वो वाली क्लास। इनमें से आपको कौन सी चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करें, कल उसकी क्लास मिलेगी। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।